अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चुनावी अपडेट्स में आपके लिए लाए हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम की ताजा चुनावी खबरें। बंगाल से सबसे ताजा खबर यह है कि कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें G23 के नेताओं को मौका नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं को जरूर जगह मिली है। सूची पर नजर दौड़ाने पर साफ प्रतीत होता है कि सिर्फ गांधी परिवार के सदस्यों और समर्थकों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। दूसरी ओर तमिलनाडु की राजनीति की बात करें तो कमल हासन ने अपनी राजनीतिक पार्टी तो बहुत पहले बना ली थी, लेकिन सवाल यह था कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस रहस्य से शुक्रवार को पर्दा तब हट गया जब कमल हासन ने अपनी सीट की घोषणा की। अभिनेता से नेता बने कमल हासन 6 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोयंबटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करते हुए यह घोषणा की। अपने दिवंगत पिता श्रीनिवासन को याद करते हुए कमल हासन ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उन्हें वोट देकर विधानसभा में पहुंचाएंगे ताकि वह वहां अपने विचार रख सके। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मेरे पिता का सपना था कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूं और फिर राजनीति में प्रवेश करूं। मैं उनके सपने आईएएस अधिकारी बनने का को तो पूरा नहीं कर सका। हालांकि मेरी पार्टी में कई पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। उधर तमिलनाडु विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन एक बार फिर शहर के कोलाथुर सीट से सियासी किस्मत आजमाएंगे। वहीं उनके पुत्र उदयनिधि महानगर में चेपक त्रिपिलाकने से चुनावी मैदान में पहली बार उतरेंगे। स्टालिन ने चुनाव के लिए सभी 173 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वरिष्ठ नेताओं दुरुई मुरुगन, के.एन. नेहरू, के पोनमुडी और M.R.K. पनीरसेल्वम समेत ज्यादातर मौजूदा विधायक फिर से चुनावी मुकाबले में अपना जोर आजमाएंगे। चेन्नई के द्रमुक मुख्यालय अन्ना अरिवालियम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि वह 15 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि द्रमुक तमिलनाडु में वर्ष 2011 से सत्ता से बाहर है। पार्टी ने अन्ना द्रमुक को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस, वाम, MDMK, VCK तथा अन्य छोटे दलों के साथ समझौता किया है और विधानसभा की कुल 234 सीटों में से उनके लिए 61 सीटें छोड़ी हैं। स्टालिन ने कहा कि चूंकि MDMK समेत विभिन्न दल द्रमुक के उगता सूरज चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए गठबंधन का अग्रणी भागीदार दल 187 सीटों पर मुकाबले में होगा। इस बीच द्रमुक तथा कांग्रेस ने उन 25 सीटों को लेकर सहमति जताई है जिन पर कांग्रेस 6 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। इन 25 में से 5 सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से होगा। इनमें कन्याकुमारी की 2 सीटें शामिल हैं। कन्याकुमारी की 2 सीटों कोलाचेल और विलाव कोडे के अलावा 3 और सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से ही होगा। इसके अलावा द्रमुक और उसके सहयोगी दल VCK ने 6 सीटों पर सहमति जताई है, जहां VCK अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें 4 सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं। MDMK के नेता वाइको ने भी द्रमुक द्वारा अपनी पार्टी को दी गई सभी 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर अन्ना द्रमुक ने 2 सीटें पूर्व केंद्रीय मंत्री GK वासन की अगुवाई वाली पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस, जबकि 1 सीट स्थानीय संगठन को दी है। दोनों दल सत्तारूढ़ दल के 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अन्ना द्रमुक 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा की 189 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का काम भी जोर शोर से जारी है। शुक्रवार को जिन लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया उनमें उप मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम शामिल हैं, जिन्होंने बोदीनाया कनूर से अपना पर्चा भरा है। उधर असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA को वोटों के लिए समाज को विभाजित करने का भाजपा का राजनीतिक हथियार करार देते हुए कहा कि असम में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर CAA को प्रदेश में लागू करने नहीं दिया जाएगा और राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय में इससे जुड़े मामले में पक्षकार बनाया जाएगा। लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि इस विधानसभा चुनाव में असम की पहचान और विकास दोनों दांव पर हैं तथा प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई वाले महाजोत यानी महागठबंधन के पक्ष में आशा के बयार
बह रही है। उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर हमले करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन धर्म नहीं बल्कि इस बात पर आधारित है कि कोई CAA के पक्ष में है या फिर विरोध में है। यह पूछे जाने पर कि असम में महाजोत की जीत की स्थिति में वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे तो गौरव गोगोई ने कहा कि वह कभी किसी पद के पीछे नहीं भागे और पार्टी के हिसाब से जो भूमिका फिट बैठती है उसके मुताबिक वह कांग्रेस की सेवा करने की आशा रखते हैं। उल्लेखनीय है कि गोगोई के पिता तरुण गोगोई मई 2001 से 2016 तक 3 कार्यकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री रहे। उनका पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था। गौरव गोगोई ने कहा कि उनके पिता के जाने से जो शून्य पैदा हुआ है उसे कोई नहीं भर सकता। इस बीच पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई केंद्रीय योजनाओं का झूठा श्रेय लेते हुए तस्वीरें खिंचवाती हैं और उन्हें पोस्टरों पर लगवाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या राज्य की जनता ऐसी बेटी को वोट देगी जिसने माताओं और आमजन के खिलाफ हिंसा करवाई। तृणमूल कांग्रेस के चुनावी नारे बंगाल को चाहिए अपनी बेटी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने हैरानी जताई कि क्या लोग ऐसा शासन फिर से चाहेंगे जो राज्य के लोगों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को अंजाम देता हो। उन्होंने कहा, क्या लोग ऐसी बेटी को वोट देंगे जिन्होंने 80 वर्षीय मां पर क्रूरता की? क्या आप ऐसी बेटी के लिए वोट करेंगे जिसकी पार्टी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटकाया हो? स्मृति ईरानी ने कहा, राज्य के लोग असल परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं।